नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एडिक्टर में। T20 वर्ल्ड कप जारी है और इंडिया अपने दोनों मैचेस जीत चुका है। एज यूजुअल इंडियन टीम को जीतने की आदत है और हमेशा से ही हर मैच से पहले हमारे साथ दो दिग्गज जुड़ते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ है। हमारे साथ दोनों दिग्गज मौजूद हैं। लालचंद राजपूत सर मौजूद हैं और वसीम जाफर सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम। थैंक थैंक यू यू थैंक यू नितिन। सो मच। तो सर, दोनों से ही सबसे पहले नेदरलैंड्स के खिलाफ से ही मैं शुरुआत करता हूँ, पिछले मैच से ही, और सूर्य कुमार यादव से शुरू करता हूँ। आपको कैसी लगी सूर्य कुमार यादव की बैटिंग पिछले मुकाबले? सबसे पहले तो सूर्य कुमार यादव की अब जो बातें हो रही है, ही इज अ 360 डिग्री प्लेयर। एक साइड में नहीं खेलते हैं, उनके वैरायटी ऑफ शॉट्स है, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बड़ा है। और जिस तरह से बैटिंग करते हैं, जब आते हैं ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे गया है। इस वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इनका नाम काफ़ी होगा, बिकॉज ही विल मेक अ मार्क फॉर हिमसेल्फ इन दिस वर्ल्ड कप। और जिस तरह से इंडिया के लिए खेल रहे हैं, काफ़ी मैचेस जिताए हैं, और जो मोमेंटम उसने पाया है, आई थिंक इज फिनोमिनल। और बैट्समैन के लिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो आपका लय अच्छा होना चाहिए, और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बिल्कुल। अच्छा होता है, आपके सब शॉट्स आपके लगते हैं। और वही आई थिंक आप देखने मिला है सूर्य कुमार यादव में। इसीलिए इसको कहा जाता है कि 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल सर। और वसीम सर, आपका क्या टेक है सूर्य की बैटिंग के ऊपर? नहीं, बहुत सिमिलर मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जो बैटिंग लाइनअप है, इवन दो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, केएल राहुल थोड़े से ऑफ कलर है, उसके अलावा हार्दिक पांड्या है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बैटिंग लाइनअप में सूर्य कुमार यादव वो एक्स फैक्टर है मेरे हिसाब से। जो एक्स फैक्टर मेरे हिसाब से जो युवराज सिंह थे 2007 वर्ल्ड कप में, और 2011 वर्ल्ड कप में भी, हालांकि वो डिफरेंट फॉर्मेट था, 50 ओवर फॉर्मेट था। मुझे लगता है कि अगर सूर्य कुमार यादव चलते हैं तो ही कैन बी दैट प्लेयर। तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप के लिए और इंडिया के सक्सेस के लिए मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव बहुत वाइटल प्लेयर है। क्योंकि जब थोड़े से बॉलर्स हावी होते हैं, थोड़े गोइंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, रन नहीं बनते। इवन नेदरलैंड्स के सामने भी आप देखोगे कि वो जब जिस टाइम पे आए थे, थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि मे बी 150 160 ही शायद बनेगा। बिल्कुल। बट ही चेंज द कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम, क्योंकि वो जिस तरह से आके खेलते हैं, बहुत कम टाइम लेते हैं, एंड ही बैट्स एट 180 200 स्ट्राइक रेट। तो वो प्लेयर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को ये कप अगर जीतना है, वर्ल्ड कप, तो सूर्य कुमार यादव का अच्छा खेलना मेरे हिसाब से बहुत वाइटल है, और वो एक्स फैक्टर है सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल सर, एक्सपेक्टर हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी भी हैं चारू। तो चारू भी सर आपसे सवाल पूछेंगे। चारू, आपका सवाल। जी, सबसे पहले तो लालचंद सर और वसीम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट एडिक्टर में। वसीम सर, अभी आपने बात की इंडिया के जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आपने बात की। आपने कहा कि बहुत अच्छा सूर्य कुमार यादव ने भी परफॉर्म किया, विराट कोहली ने भी शानदार हाफ सेंचुरी बनाई, इनफैक्ट रोहित शर्मा ने भी हाफ सेंचुरी बनाई। लेकिन केएल राहुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके का उनका नाम है। उसके हिसाब से दोनों ही मैचेस में केएल राहुल कुछ कमाल लाजवाब जो कहा जाता है वो कमाल कर नहीं पा रहे हैं केएल राहुल। तो क्या बड़ी वजह हो सकती है? हालांकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले केएल राहुल शानदार अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होते ही उनकी फॉर्म पे जैसे ब्रेक लग गया। तो क्या रीजन हो सकता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? रीजन ऑब्वियसली दो इनिंग हो गई है चारू, तो ऐसा जी। नहीं है कि बहुत ज्यादा फेलियर है। इनफैक्ट जो साइड गेम भी हुआ था, उसमें अकेले उन्होंने रन बनाए थे, तो ऐसा नहीं जी। था कि वो बहुत टाइम से रन नहीं बना रहे। पाकिस्तान वाले मैच में थोड़ा सा वो इनसाइड एज हो गया, दैट कैन हैपन नए बॉल पे। बट लास्ट गेम में एक्चुअली मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि वो इवन नेकेड आई से ऐसे लग रहा था कि शायद बॉल लेग स्टंप मिस कर जाएगा, और उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। मैं थोड़ा सा उसमें सरप्राइजिंग हूँ, क्योंकि नेदरलैंड के सामने पता नहीं आपको बाद में रिव्यू की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। आप टॉप टॉप 4 के बैटर हो, टॉप ऑर्डर में खेलते हो, तो बैट्समैन शुड यूज दैट रिव्यू। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइजिंग था वो डिसीजन पे। बट यू कैन एक्सपेक्ट के केएल राहुल रंग में आएंगे अपने, और आना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि वो जब अच्छा खेलते हैं
और किसी भी टीम के लिए इनफैक्ट जो एक ओपनिंग स्टैंड होता है, तो ओपनिंग स्टैंड जब अच्छी होती है, जब अच्छा बेस बनकर देते हैं, तो देन हमारे पास अभी इन फॉर्म विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या ने रन बनाए हैं। तो इंडिया का वो टॉप ऑर्डर का चलना बहुत जरूरी है। रोहित ने रन बनाए हैं, विराट ने रन बनाए, सूर्य कुमार ने रन बनाए, एक केएल राहुल है जो थोड़े से चूके हैं, बट आई एम श्योर ही विल कम गुड। उनके पास क्वालिटी है, क्वालिटी प्लेयर है और परफॉर्म कर चुके हैं। इट कैन हैपन कि 2 मैचेस खराब जाते हैं, बट knowing कि how good केएल राहुल is, you can expect in the next game और उसके आगे भी, क्योंकि उनका चलना मेरे हिसाब से अगेन बहुत वाइटल है इंडिया के चांसेस के लिए। जी बिल्कुल वसीम सर। लालचंद सर, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि वसीम सर ने भी बोला कि उनका चलना बहुत वाइटल है टीम इंडिया के लिए, क्या लगता है कल वाले मैच में केएल राहुल उसी अंदाज में नजर आएंगे, अपनी फॉर्म में वापस लौटते हुए दिखाई देंगे? देखिए, केएल राहुल बहुत बड़ा प्लेयर है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। 2 मैच के ऊपर हम लोग कह नहीं सकते कि वो फॉर्म में नहीं है। और ओपनर का कभी कभी होता है कि आपको एक अच्छा बॉल गिर जाता है या फिर एक अच्छा डिसीजन मिल जाता है, लेकिन जिस तरह से केएल राहुल खेलते हैं, अगर वो पहले 2-3 ओवर खेल लेते हैं, देन वो बहुत लंबा खेलते हैं और उनके पास क्षमता है लंबे शॉट्स खेलने की और डीप तक बैटिंग करते हैं। ओपनर में देखो, आप हमेशा दोनों ओपनर कभी भी चलना बहुत मुश्किल होता है कि 5 मैच में 2 मैच में चलेंगे, 3 मैच में एक ओपनर एक मैच में चलेगा, दूसरी मैच में, तो ये ऐसा होता है। बहुत मुश्किल होता है कि चारों मैच में दोनों ओपनर हर टाइम रन बनाए, इसलिए अपनी बैटिंग ऑर्डर लंबी होती है कि 5-6 बैट्समैन लेते हैं। तो हालांकि यस, वो 2 मैच में नहीं किए, लेकिन आई एम श्योर कि वो ही विल कम गुड। और जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं कि मुझे लगता है कि दिस इज द गेम, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि एवरी थर्ड इनिंग एक बैट्समैन ओपनर को बड़ा रन करना है, और आई एम श्योर दिस इज द थर्ड इनिंग एंड ही विल कम गुड। बिल्कुल सर, ही विल कम गुड और आना भी चाहिए उन्हें। मेरा सवाल ये है कि अब देखिए, पर्थ का मैदान है कल, साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स फॉर्म में। बांग्लादेश के खिलाफ नोकिया ने कमाल की गेंदबाजी की है। तो कितना चैलेंजिंग होने वाला है इंडियन टॉप ऑर्डर के लिए, खासतौर पर रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली कल के मुकाबले में? मेरे हिसाब से दोनों ही टीम की फास्ट बॉलिंग नितिन बहुत अच्छी है। अगर सामने की बात करें तो नोकिया, रबाडा, उसके बाद वेन पार्नेल, शायद हो सकता है कि शम्सी की जगह पे आपको एक और फास्ट बॉलर खेलता हुआ दिखे। सिमिलरली इंडिया के पास 4 फास्ट बॉलर है, चारों बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। और इस पिच पे जनरली आपको स्पिन की इतनी मदद नहीं मिलती, इवन दो मुझे लगता है कि शायद इंडिया सेम टीम के साथ जाएगी, अश्विन और अक्षर पटेल के साथ ही जाएगी। बिल्कुल। तो मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो टीम अच्छी बैटिंग करेगी, आई फील वो शायद टॉप पे रहेगी, क्योंकि यहाँ चैलेंज कौन अच्छा बैटिंग करता है उसका होगा। इंडियंस ये कंडीशन में खेल चुके हैं, ये बॉलर्स को खेल चुके हैं, आईपीएल में हम खेलते रहते हैं, तो आई फील दोनों ही टीम के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि इंडियन बॉलर्स साउथ अफ्रीकन बैटर्स के लिए बहुत आसान होंगे। आई फील के जो टीम अच्छी बैटिंग करेगी, आई थिंक दैट विल कम ऑन टॉप। या देखिए, पर्थ की विकेट जो है अच्छी फास्ट बॉलर को हेल्प करती है, और हमारे बैट्समैन जैसा केएल राहुल, ही लाइक्स बॉल टू कम ऑन टू द बैट, और ही इज टॉल एंड वो हमेशा ऐसी विकेट पे काफी अच्छा रन करते हैं। रोहित ऑल्सो लाइक्स टू कम ऑन टू द बॉल, ही वांट्स टू कम ऑन टू द बैट। तो मुझे लगता है कि यस, हम लोगों ने इनके बॉलर को काफी खेले हैं। इट्स जस्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट 2-3 ओवर्स गेटिंग यूज्ड टू द बाउंस ऑफ द पिच, एंड देन इट बिकम्स अ गुड विकेट टू बैट ऑन। तो मुझे लगता है कि यस, इट विल बी बिटवीन द बैट्समैन एंड द बॉलर्स। अगर जो टीम अच्छी बैटिंग करती है वो डेफिनेटली जीतेगी, लेकिन एक एक्स फैक्टर है जो मैं कहना चाहता हूं कि जो स्पिनर्स के हैं, जहां पर कि अश्विन और अक्षर पटेल, ये बहुत की फैक्टर होंगे। फास्ट बॉलर तो उन लोग अच्छे खेलते ही हैं साउथ अफ्रीकन, बट स्पिनर को कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम आई थिंक उनके जो ओपनिंग बैट्समैन है बहुमत तो इतना अच्छा रन नहीं कर रहे हैं, लेकिन रसो जो है कि लास्ट मैच में 100 किए, कहीं ना कहीं अश्विन बहुत अच्छा काम में आएंगे, बिकॉज उनके पास 2 लेफ्ट हैंडर है, 2-3 लेफ्ट हैंडर है। तो दैट विल बी द की, बिकॉज हमारे स्पिनर्स कैसे बॉलिंग डालते हैं उस पिच के ऊपर, दैट विल बी द की। लालचंद सर, युजवेंद्र चहल को T20 वर्ल्ड कप में अभी तक 2 मैचेस हुए हैं, दोनों में खिलाया नहीं गया है।
उनके फैंस हालांकि डिमांड कर रहे हैं कि युजवेंद्र चहल को लाया जाए। और उसके पहले अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो चहल जिस तरह का उनका नाम है उस तरह की फॉर्म में दिखाई नहीं दिए थे। तो क्या लगता है कल के मैच में चहल को मौका मिल सकता है प्लेइंग 11 में? जिस तरह से अपनी इंडियन टीम की थिंक टैंक है, मुझे लगता है कोई चेंजेस होगा ज्यादा, अनलेस कोई इंजर्ड होगा तो, बिकॉज दे विल प्ले विद द सेम प्लेइंग 11। बिकॉज जब आप सेम प्लेइंग 11 से खेलते हैं तो आपका एक मैं तो कहूंगा कि जो टीम स्पिरिट होता है काफी अच्छा होता है, और प्लेयर लोग भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव टू चॉप एंड टर्न मोस्ट ऑफ द टाइम. So if you play with the same playing 11, it gives a good positive environment in the team, this thing, and even the players perform better because they know that they are going to play every game. Unless he fails miserably, कोई fail ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, then they might think of changing. But मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा changes होंगे. Unless it is a rain affected match where there is a curtailed overs, then only there might be something changes. But normal 20 overs में मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ changes करेंगे. जी वसीम सर, आपसे जानना चाहूंगी, एट द सेम टाइम दीपक हुडा का नाम बार बार सामने आ रहा है, बोला जा रहा है दीपक हुडा को मौका मिलना चाहिए। उनके T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स की बात करें तो बहुत अच्छे रहे हैं, उन्होंने काफी इंप्रेस किया है। ओपनिंग भी उन्होंने टीम इंडिया के लिए किया, तो काफी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो दीपक हुडा का इस पूरे वर्ल्ड कप में आगे भी इंडिया के मैचेस होने हैं, तो कोई चांस लगता है उनको मौका दे पाएगी टीम इंडिया? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आप इतने बड़े इवेंट में जितने कम चेंजेस करो उतना अच्छा होता है, और आपने 2 मैचेस जीते हुए हैं तो आप क्यों चेंजेस करोगे? जो चीज टूटी नहीं है उसको बनाने की क्यों कोशिश करें? अगर कोई इंजर्ड हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो फोर्स्ड रिप्लेसमेंट हुआ है। बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि जब टीम इतना अच्छा खेल रही है, 2 मैचेस जीती हुई है, तो आई डोंट सी एनी चेंजेस टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल लालचंद सर, मेरा आपसे सवाल है क्विंटन डी कॉक को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ साउथ अफ्रीका के दोनों मैचेस में देखें क्विंटन डी कॉक ने अच्छा किया है, और बांग्लादेश के खिलाफ तो रायली रूसो ने शतक भी लगाया इस टूर्नामेंट का पहला। क्विंटन डी कॉक हमेशा से इंग्लैंड टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंसेस देते आए हैं, और उनके सीनियर प्लेयर हैं, सब उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं क्विंटन डी कॉक से। कल के मैच में क्विंटन डी कॉक को रोक पाना इंडियन बॉलर्स के लिए सबसे बड़ी जो है चिंता का विषय होगा। तो क्या लगता है किस हद तक और क्या हमें करना चाहिए हमारे बॉलर्स को क्विंटन डी कॉक को रोकने के लिए? देखिए, आजकल सभी टीमें प्लानिंग तो करती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको सिंपल रखना है कि हमें उनके स्ट्रेंथ पे बोली नहीं डालना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप सिंह विल बी अ वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर हिम, बिकॉज जिस तरह से वो स्विंग कराते दोनों, और उसके पास अच्छा यॉर्कर है, एक अच्छा बाउंसर डालते हैं, और वो वेरी करते हैं अच्छे नए बॉल में भी। और भुवी तो है ही, आप देखा है कि स्विंग के बाद जो हम कहते हैं बादशाह, इनिशियली नए बॉल में अच्छा गेंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट होगा कि ये अर्ली ब्रेक थ्रू देना। और क्विंटन डी कॉक और रिलो रसो अगर दोनों साथ में आते हैं तो देन अश्विन विल बी अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। और इसीलिए मुझे लगता है कोई चेंजेस तो ज्यादा होंगे नहीं, लेकिन हमें उनके स्ट्रेंथ को, आपको पता है कि हर एक के पास एनालिस्ट होते हैं, डेटा एनालिटिक्स होते हैं, you always know कि कहाँ strength और कहाँ he's uncomfortable, and I'm sure Indian think tank the bowlers will try and capitalize on his जो हम कहते हैं uncomfortable moments है, वहां पे अगर करें तो definitely it will put pressure on him। देखो, बैट्समैन कब इजी होता है, जब उनके स्ट्रेंथ में बॉलिंग डालते हो और जब उसका लगने लगता है तो देन इट बिकम इजी फॉर हिम। लेकिन अगर आप उसको प्रेशर डालते हैं, रन नहीं देते हैं, अच्छी जगह पे गेंद करते हैं, एंड देन यू क्रिएट दैट प्रेशर, व्हेन यू क्रिएट दैट प्रेशर दैट क्रिएट्स माउंट्स टू बैट्समैन टू प्ले समथिंग डिफरेंट, एंड वहां पे आप एक विकेट टेकिंग का ऑप्शन क्रिएट करते हैं, और आई एम श्योर इंडियन बॉलर्स विल डू दैट। जी सर, एट द सेम टाइम डेविड मिलर भी इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी जब वो इंडिया में आई थी साउथ अफ्रीका की टीम, तो डेविड मिलर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, सेंचुरी भी लगाई थी। हालांकि कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट होनी है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छी फिनिश साउथ अफ्रीका को दिला सकते हैं, एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। साथ ही पता नहीं चलता है कब डेविड मिलर आकर के कुछ ही गेंदों में पूरे गेम का रुख पलट देते हैं, तो डेविड मिलर भी एक बड़ा खतरा इंडिया के लिए साबित हो सकते हैं। लालचंद सर, आपसे सवाल है। देखिए, डेविड मिलर ने काफी मैचेस जीता है और इस साल आईपीएल में काफी अच्छी बैटिंग की, और ही हैज टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले जैसे कि वो 30-40 करके आउट हो जाते थे एंड ही यूज्ड टू थ्रो अवे हिज विकेट, बट नाउ ही इज ट्राइंग टू टेक द गेम डीप एंड विन गेम।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं उसके ऊपर, और दैट इज अ ग्रेट साइन फॉर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट एज वेल, बिकॉज सीनियर प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फिनिश द गेम एंड बैट डीप। और जिस तरह से रिसो ने लास्ट मैच में बैटिंग किया, डिकॉक बैटिंग कर रहे हैं, और मिलर, आई थिंक दे हैव गॉट वेरी फॉर्मिडेबल, जैसे कि कहते हैं कि एक्स फैक्टर, डेविड मिलर इज द एक्स फैक्टर फॉर दैट टीम। और जिस तरह से बैटिंग करते हैं कि यस वो कोई भी स्टेज से टीम को जिता सकते हैं, तो उनको जल्दी आउट करना या उनको कम बैटिंग मिलना इंडिया के लिए काफी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। वसीम सर, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि लालचंद सर ने भी कहा, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी डेविड मिलर ने नहीं दिखाई है, बट अभी रिसेंट पास की बात करें तो डेविड मिलर बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कल के मैच में डेविड मिलर किस तरीके का रुख अपनाते नजर आएंगे? वेल आई होप इंडियन पर्सपेक्टिव से तो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि डेविड मिलर जल्दी आउट करे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वो जिस तरह से इनिंग फिनिश करते हैं, स्पिन बहुत अच्छा खेलने लग गए, इवन दो शायद पर्थ में हमको बहुत ज्यादा स्पिन देखने को ना मिले, लेकिन उनका पहले ये कहा जाता था कि डेविड मिलर स्पिन में थोड़ा सा फंसते हैं, नहीं अच्छा खेल पाते हैं। लेकिन जिस तरह से वो अब रिसेंटली खेल रहे हैं, ही इज इम्प्रूव्ड हिज गेम स्पिन के अगेंस्ट लीप्स एंड बाउंड्स, तो और डेंजरस हो गए हैं। फास्ट बॉलिंग तो वो खेलते ही अच्छा है। तो डेविड मिलर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया के हिसाब से, कि वो आउट हो जाए। रायली रुसू बैक टू बैक T20 में हंड्रेड्स बनाए, जो कि बहुत बड़ी बात है। T20 में बहुत कम हम देखते हैं कि बैक टू बैक हंड्रेड्स बनते हैं। इंडिया के सामने एक बनाया, अभी बांग्लादेश के सामने, उसके अलावा क्विंटन डिकॉक है। ये 3 लेफ्ट हैंडर इंडिया को हमेशा परेशान करते। तो डेफिनेटली ये सारी साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है, ये तीनों के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। तो इन तीनों का विकेट चटकाना मुझे लगता है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर भारत को ये मैच जीतना है। बिल्कुल, इन तीनों का विकेट चटकाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लालचंद सर, आपसे मेरा सवाल है, साउथ अफ्रीका भी प्रिटी मच सिमिलर पाकिस्तान की तरह ही है, क्योंकि पाकिस्तान के ओपनर अगर चल जाते थे तो मिडिल ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती थी, और जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने देखा पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। ऐसे ही साउथ अफ्रीका के अगर रायली रूसो और क्विंटन डिकॉक चलते हैं तो वो बड़े रन बन जाते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में विकेट चले गए हैं तेम्बा बवुमा, तो अभी तक वो T20 गेम तेम्बा बवुमा ने दिखाया नहीं है। साउथ अफ्रीका के कैप्टन भी हैं जो उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं, लेकिन क्विंटन डिकॉक और रूसो, अगर इन दोनों का विकेट शुरुआत में चटका लिया तो मिडिल ऑर्डर बिल्कुल मुझे लगता है साउथ अफ्रीका का इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक दे नहीं पाया है। हालांकि रेपुटेशन है, ईडन मार्करम है, जानिमन मलान है, लेकिन फिर भी अगर ये दोनों चले जाते हैं, रायलू रूसो और क्विंटन डिकॉक, तो काफी आसान हो जाएगा हमारे बॉलर्स के लिए। देखिए, स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तो है ही, क्योंकि अगर स्टार्ट अच्छा मिलता है तो आप फिनिश अच्छा करते हैं, बिकॉज देन यू बैट डीप। इनिशियली विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले जो कहते हैं ना 6 ओवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसमें कैसे स्टार्ट करती है टीम, इफ दे गेट टू अ राउजिंग स्टार्ट देन इट बिकम्स इजी। अगर हम जल्दी विकेट लेते हैं तो इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन देम, एंड फिर स्कोरिंग रेट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इनिशियली विकेट लेना बहुत जरूरी है पावर प्ले में, और साथ ही साथ मिडिल ओवर्स में हमें ज्यादा रन नहीं देना है और विकेट लेना मिडिल ओवर्स में भी काफी। अगर आप पार्टनरशिप बनाने देते हैं तो फिर देन इट बिकम इजी, कि अगर पार्टनरशिप बनती है तो डेथ ओवर में फिर से रन बनने इजी हो जाता है। तो डीकॉक, रसो जल्दी आउट होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो मिलर हम कहते हैं एक्स फैक्टर, मुझे लगता है वो एक्स फैक्टर है साउथ अफ्रीकन टीम। अगर वो लास्ट तक बैटिंग करते तो एनीथिंग कैन हैपन, मतलब वो लास्ट 3 ओवर में भी 40 रन 50 रन कर सकते हैं, तो उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि मिलर के लिए स्लोअर वंस विल बी वेरी वेरी क्रूशियल, मिक्सिंग अप ऑफ स्लोअर वंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, आपने स्लोअर वन की बात की है, तो स्लोअर वन जो टीम में सबसे अच्छा डालते हैं हर्षल पटेल हैं, अभी तक मौका नहीं मिला है। और जो पर्थ की पिच है, स्पिनर्स फ्रेंडली पिच मानी नहीं जाती है, और अश्विन का खेलना तो काफी जरूरी है, क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन काफी हैं साउथ अफ्रीकन टीम में, और अश्विन बीइंग ऑफ स्पिनर तो एक अलग एंगल बनता है। अक्षर पटेल को क्या लगता है, अक्षर पटेल की जगह क्या किसी बैट्समैन को भी, या फिर जैसे मैंने बोला जगह मिल सकती है, हर्षल पटेल को जगह मिल सकती है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग पिच है। देखिए, जैसे हम पहले भी कहें कि वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट में ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, फेरबदल नहीं करते हैं। जब टीम जीतती है तो वी कीप द सेम विनिंग टीम करके करते हैं, अनलेस यू रिक्वायर दैट कि समबडी इज इंजर्ड,
और पिच काफी चेंज होती है, जैसे कि टर्निंग विकेट तो आप एडिशनल स्पिनर करो या फास्ट विकेट, क्योंकि हमारे पास फास्ट विकेट भी होगा तो हमारे पास 4 फास्ट बॉलर है विथ हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या भी काफी अच्छे पेस से डालते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा, बिकॉज अक्षर पटेल बैटिंग में भी काम में आते हैं, ही कैन बैट लोअर डाउन, और उसने मैचेस भी जीता है जैसे कि वेस्ट इंडीज में और काफी जगह उन्होंने मैचेस है, फील्डिंग में ब्रिलियंट करते हैं। सवाल ये है, 1-on-1 अगर हम कंपटीशन की बात करें, मैचअप्स की अगर हम बात करें, कगिसो रबाडा उनके मेन बॉलर हैं साउथ अफ्रीका के, और सबसे विकेट टेकर बॉलर है, सबसे बड़े बॉलर हैं साउथ अफ्रीका के। और अगर हम अपने ओपनर्स की बात करें, कगिसो रबाडा के सामने ना तो रोहित शर्मा इतना अच्छा फील करते हैं और ना ही केएल राहुल। तो पर्थ की विकेट पर कगिसो रबाडा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और शुरुआत में, जैसा रोहित शर्मा ने खुद बोला था कल के मुकाबले के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कि मैं अपनी बैटिंग से खुश नहीं हूँ। वो चाहते थे थोड़ा बड़ा स्कोर और करना। शुरुआत में धीमी पारी भी शुरू में रोहित की काफी रही, रन बॉल खेल रहे थे, तो शुरुआत में रबाडा जब उनके सामने होंगे तो दबाव उनके ऊपर कहीं ना कहीं रहेगा रोहित के ऊपर। तो उसे कैसे टैकल करेंगे वसीम सर आपसे? जी आई मीन हम सब जानते हैं कि रबाडा, नोकिया उनके 2 इम्पोर्टेंट बॉलर्स हैं। लुंगी इंगिडी शायद हो सकता है कि खेलते हुए हमको नजर आए, वेन पार्नेल भी हैं। तो ये चारों फास्ट बॉलर में भी ऑब्वियसली थोड़ा थ्रेट तो पोज करेंगे, बट वो पावर प्ले में आई फील बहुत इंपॉर्टेंट है नितिन, कि हम नॉट मोर देन 1 और मे बी 2 विकेट से ज्यादा लूज करें, क्योंकि आप देखते हैं कि जब पावर प्ले में आप 2 से 3 विकेट लूज कर जाते हो तो आप बहुत गेम के पीछे हो जाते हो। तो रबाडा, नोकिया, आई फील इवन एनगीडी, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि पर्थ पे मैच है तो ये पेस डोमिनेंट गेम होने वाला है, कि फास्ट बॉलर्स यहाँ पे प्ले में होंगे, वो बैक ऑफ अ लेंथ गेंद हमको दिखेगी ज्यादा, जो ऑलमोस्ट वेस्ट से लेके चेस्ट हाई तक होती है, वहां पे एवरेज डिलीवरीज जाती है। तो यू वुड एक्सपेक्ट कि रबाडा और नोकिया एक थ्रेट पोज करेंगे, और अपने रोहित शर्मा और केएल राहुल भली बात ही इस चीज को जानते हैं, तो आई एम श्योर दे विल कम प्रिपेयर्ड, बट द की, जैसे मैंने कहा कि वो पहले 6 ओवर और इनफैक्ट 10 ओवर, फर्स्ट 10 ओवर्स में हम जितनी हमारी कम विकेटें होगी, आई थिंक हम लोग नेक्स्ट 10 ओवर्स में उसको अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हैं, जब हमारे पास विकेट्स इन हैंड होंगी। अगर पहले काफी विकेटें चली गई तो फिर इंडिया के लिए थोड़ी मुश्किलें आ सकती है, बट आई एम श्योर केएल राहुल और रोहित शर्मा विल कम आउट प्रिपेयर्ड। जी बिल्कुल वसीम सर, जैसा कि आपने बोला कि हमारे ओपनर्स प्रिपेयर होंगे, लेकिन अगर केएल राहुल की बात करें, वो ऑलरेडी कुछ खास फॉर्म में चल नहीं रहे हैं। नितिन ने भी कहा कि रोहित शर्मा ने कहा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश नहीं था। और अगर इंडिया की बात करें पिछले मैच की, मैच तो इंडिया ने जीता, लेकिन इंडिया का स्टार्ट काफी स्लो था। 15 ओवर में इंडिया करीब 100 रन के आसपास थी। तो ऐसे में प्रेशर कहीं ना कहीं मिडिल मिडिल ऑर्डर पर बन जाता है। अगर स्टार्ट हमें अच्छा नहीं मिलेगा, स्ट्रांग नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली हो जाएगी। तो क्या इंडिया के लिए एक बड़ा कंसर्न ये हो सकता है कि हमारा स्टार्ट काफी स्लो है, आगे जाके अगर विकेट्स चले जाते हैं तो फिर मुश्किल हो सकती है इंडिया के लिए? जी हाँ, ऑब्वियसली वो एक स्टार्ट अच्छा मिलना बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा ये कंडीशंस भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पिचेस पे हम लोगों ने खेला है, खास करके पाकिस्तान वाला मैच हम सब जानते हैं हाई प्रेशर गेम था, थोड़ी फास्ट बॉलर्स के लिए वहाँ हेल्प थी, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स ऑन डिस्प्ले थे पाकिस्तान की टीम में। इवन नेदरलैंड की जो अगर मैच की भी मैं बात करूँ तो थोड़े से जो उनके जो बॉलर्स है, एक अननोन क्वांटिटी है, आप इतनी बार उनसे खेलते नहीं हो तो आप इतना बहुत कुछ जानते भी नहीं हो, तो मे बी दैट वाज द रीजन। और पर्थ पे मेरे ख्याल से शायद हमको वो चीज देखने को मिले, क्योंकि वो ग्राउंड ऐसा है कि वहाँ हम एक्सपेक्ट करें कि 180 या 200 रन बनेंगे तो शायद नहीं होगा, मे बी 160 170 कुड बी अ गुड स्कोर, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक सीडेट अप्रोच रखना इंडिया के ओपनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अगर 35-40 ही रन बनाते हो पावर प्ले में विदाउट लूजिंग टू मेनी विकेट्स, देन मुझे लगता है कि इंडिया के पास एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा, वेयर बाद में विराट कोहली अच्छे फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, डीके है एज अ फिनिशर। तो अगेन मुझे लगता है कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया आते के साथ में वो जो सब कॉन्टिनेंट में हम अप्रोच से खेल रहे थे, आपको थोड़ी सी कंडीशंस को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी होगी, ये पर्थ में इतना आसान नहीं होगा शॉट्स लगाना, तो अगेन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि इंडिया
वो 50 या 60 रन बनाएगा। अगर बनाए तो बहुत अच्छा है, बट आई डोंट सी कि केएल राहुल भी थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। रोहित शर्मा कुड बी दैट गाय, क्योंकि वो लेटली हम देखते हैं कि उन्होंने थोड़ा अपना अप्रोच चेंज किया है, वो थोड़ा सा शॉट ज्यादा मारते हैं कंपेयर टू हिज अर्लियर डेज। वो थोड़ा सा इंडिया को अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश करते हैं, बट प्रोबेबली 40-45 के आसपास अगर स्टार्ट मिले हमको विदाउट लूजिंग टू मेनी विकेट्स, देन आई थिंक द ओपनर्स हैव डन अ गुड जॉब। तो फिलहाल आपसे एक लास्ट सवाल ये जानना चाहूंगी कि आप दोनों को क्या लगता है, इंडिया के कल के प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होंगे, या क्या प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया उतरने वाली है? मेरे हिसाब से कोई चेंजेस नहीं लगता है। आई थिंक 2 मैच जीते तो अननेसेसरली कोई चेंजेस नहीं करेंगे, अनलेस कोई चोटिल हो गया या समथिंग इज ड्रास्टिक हैपेंड, बट आई फील दैट दे विल गो विद द सेम टीम। वसीम सर, साउथ अफ्रीका का क्या लगता है, कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे या सेम प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका उतरेगी? मुझे ऐसा लगता है कि शायद तबरेज शमसी नहीं खेले, उनकी जगह पे शायद लुंगी एंगिडी खेलते हुए हमको नजर आए, क्योंकि शमसी का रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया इतना बहुत अच्छा नहीं है, और प्लस ये विकेट पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प होने वाली है, तो इट मेक सेंस कि आप एक फास्ट बॉलर के साथ जाओ। बट इंडिया के सामने, इंडिया की टीम में मैं कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इंडिया के पास 4 फास्ट बॉलर हैं, तो 4 फास्ट बॉलर से आप ऑलमोस्ट 16 ओवर निकाल लेते हो। आपको सिर्फ 4 ओवर स्पिन गेंदबाजी कराने, विच आई एम श्योर अश्विन और अक्सर will complete that quota. So probably just one change from South Africa. ओके जी, बिल्कुल सर, कल तीसरा गेम है इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का, और साउथ अफ्रीका का भी तीसरा गेम है। देखना होगा कि क्या इंडिया अपना विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रख पाती है। फिलहाल हमारे साथ इस मैच प्रीव्यू में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.